अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। सुप्रीम कोर्ट से आज दो बड़ी खबरें सामने आई हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं और इस पर बनने वाले लार्जर बेंच में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज़ भी शामिल हैं, जिन्हें पहली बार चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने किसी अहम मुकदमे के बेंच में शामिल किया है। और आज ही जस्टिस काजी फाइज़ को 17 सितंबर से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर करने की मंजूरी भी दे दी गई है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से जिसके खिलाफ साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, चेयरमैन पीटीआई एतजाज अहसन और सरदार लतीफ़ खोसा ने दरख्वास्तें दायर की हैं। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने अपनी सरबराही में इन दरख्वास्तों पर 9 रुकनी बेंच बना दिया है, जो कल दिन 12:15 बजे समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज़ ईसा भी 9 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा को सीनियर तरीन जज होने के बावजूद किसी अहम मुकदमे की समाअत में शामिल नहीं किया जा रहा था और ना ही चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल उन्हें किसी बेंच में अपने साथ बिठा रहे थे। यही सूरत हाल जस्टिस सरदार तारिक मसूद के साथ भी थी, लेकिन आज जहां जस्टिस काजी फाइज़ की आइंदा चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन आते ही उन्हें भी बेंच में शामिल किया गया है, बल्कि दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद को भी शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच का हिस्सा हैं। गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल से सीनियर वकला एतजाज अहसन और लतीफ़ खोसा ने मुलाकात की थी, जिसके बाद लतीफ़ खोसा का कहना था कि चीफ जस्टिस से मुलाकात में केसेस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने से मुताल्लिक गुफ्तगू हुई है। इससे पहले खबरें भी आई थी कि उन्होंने चेयरमैन पीटीआई से भी मुलाकात की है और आज ये खबर आ गई है कि एतजाज अहसन और लतीफ़ खोसा की पीपल्स पार्टी ने बुनियादी रुकनियत ख़त्म कर दी है। चेयरमैन पीटीआई इस केस में दरख्वास्त गुजार हैं और ये कहते रहे हैं कि मेरा ट्रायल फौजी अदालत में किया जा सकता है, मगर इमरान खान को सिर्फ ये खतरात नहीं है। तहरीक इंसाफ में टूट फूट की खबरें मुसलसल आ रही हैं। कई बड़े रहनुमाओं के पार्टी छोड़ने के बाद आज परवेज खटक के हवाले से खबर आई है, जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी के सदर का ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया था। फिर उसके बाद खबरें आई कि परवेज खटक साथियों समेत जहांगीर तरीन की इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। परवेज खटक ने इस बात की तरदीद की, मगर आज तहरीक इंसाफ ने परवेज खटक की जानिब से पार्टी अरकान को जमात से अलहदगी की तरगीब देने पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। पीटीआई के एलामिया के मुताबिक परवेज खटक के खिलाफ पार्टी सतह पर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है और मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने उन्हें इज़ारे वजू का नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि आप पार्टी अरकान से रवाबित कायम करके जमात से अलहदगी इख्तियार करने पर उकसा रहे हैं, लिहाजा 7 दिन में इस तासुर के हवाले से अपना मुफस्सिल जवाब दाखिल करें। जवाब तसल्ली बख्श ना होने या नोटिस के जवाब से गुरेज करने पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के साबिक सेक्रेटरी जनरल असद उमर के इंकिशाफात ने जहां पीटीआई और इमरान खान को एक्सपोज कर दिया है, तो वहीं खुद अपने आप को भी चार्जशीट कर दिया है और यह वाज़ेह कर दिया है कि बतौर जमात कैसे तहरीक इंसाफ के रहनुमा अपने वोटर सपोर्टर को गुमराह कर रहे थे, जिन बातों पर वो खुद यकीन नहीं रखते थे या उन्हें दुरुस्त नहीं समझते थे, मगर फिर भी वो ये बातें फैलाते गए और अवाम की जहन साजी करते चले गए। असद उमर, फवाद चौधरी और दीगर रहनुमा आज इमरान खान के कई फैसलों से लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं और उनकी हिकमत अमली को गलत करार दे रहे हैं, मगर जब तक 9 मई का वाकया नहीं हुआ था तब तक यही रहनुमा आगे बढ़कर इमरान खान की तमाम पॉलिसीज़ का प्रचार करते थे, मीडिया में उनका दिफा करते थे, दलाइल के अनबार लगाते थे और इन फैसलों को दुरुस्त करार देते थे। अपनी हुकूमत के खात्मे से कुछ दिन पहले इमरान खान ने एक साइफर लहराकर अमरीकी साजिश का बयानिया बनाया और जिसने इस बयानिए पर सवाल उठाया उसे अमरीकी एजेंट करार दे दिया। सहाफ़ियों, पार्लियामेंटेरियंस, मीडिया हाउसेस पर अमरीका से पैसे लेने का इल्ज़ाम लगा दिया। मुल्क की अस्करी क़यादत को मीर जाफ़र और मीर सादिक करार दे दिया। अपनी सियासत को जिहाद और हकीकी आज़ादी का नाम देकर उसे हक़ व बातिल की जंग करार दे दिया। मजहब कार्ड खेला, गद्दारी का कार्ड खेला और मुल्क की सियासत, मईशत और खारजा पॉलिसी को ही कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया। और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने आगे बढ़कर इस सब का दिफा किया, मगर आज यही रहनुमा कह रहा है कि जो कुछ गुज़िश्ता 1 साल में हो रहा था तो 9 मई का वाकया होना ही था। अहम बात यह है कि जब इमरान खान ने अमरीकी साइफर लहराया, अमरीकी साजिश का बयानिया बनाया, तो कुछ अरसे बाद उनकी कुछ ऑडियोज़ लीक हो गई, जिनमें इमरान खान कह रहे थे कि हमें साइफर के मामले पर खेलना है, मीर जाफ़र, मीर सादिक की ब्रांडिंग करनी है। इस वक्त अवाम के जहन जरखेज़ मैदान बने हुए हैं, इस बयानिए को स्पून फीड करना है। जबकि इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान उन ऑडियोज़ में कह रहे थे कि साइफर से मुतालिक मीटिंग कर लें, मैं उस मीटिंग की अपनी मर्जी के मिनट्स बना दूंगा। लेकिन एक ऑडियो में असद उमर को इमरान खान से ये पूछते हुए सुना जा सकता है कि आप जानकर लेटर कह रहे हैं, ये लेटर नहीं मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है।
मगर ये जानते हुए भी कि इमरान खान जो साइफर लहराकर साजिशी कहानी बना रहे हैं वो तो एक मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है। असद उमर एक और ऑडियो लीक में इमरान खान से ये कहते हुए सुनाई दिए कि हमें लेटर वाला मामला हफ्ता 10 दिन पहले शुरू करना चाहिए था। एक और चीज़ है, मैं हाइंडसाइट में ना ये जो हम अब कर रहे हैं ना ये लेटर वाला, ये जरा हफ्ता 10 दिन पहले शुरू करिए। यानी असद उमर साजिशी कहानी की असल हकीकत से वाकिफ़ थे और उस पर यकीन भी नहीं रखते थे। उन्हें पता था कि इमरान खान झूठ बोल रहे हैं, मगर फिर भी इमरान खान के साथ मिलकर अमरीकी साजिशी बयानिए को हकीकत करार देते रहे, अवाम में झूठ फैलाते रहे और मौजूदा हुकूमत को अमरीका की मुसल्लत करदा इम्पोर्टेड हुकूमत कहते रहे और अवाम को गुमराह करते रहे। पाकिस्तान के अंदर एक साजिश के तहत एक रजीम चेंज ऑपरेशन होता है, बाहर से बैरूनी मुदाखलत हो रही है। अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती, अगर इमरान खान वजीर आजम रहते हैं तो खौफनाक इसके नताइज आ सकते हैं। अब इसके अंदर किरदार कौन कौन है, उसमें एक के ऊपर तो कोई शक ही नहीं है और वो नवाज शरीफ है। ये जो इम्पोर्टेड वजीर आजम है, जिन बेचारों को आज तक ये नहीं समझ में आ रही कि उनको क्यों बिठा दिया गया इस कुर्सी पे और किसने बिठा दिया है। एक गैर फितरी इम्पोर्टेड हुकूमत के बस की बात नहीं है। 8 मार्च को ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो अदम एतमाद की तहरीक जमा कराते हैं। ये इम्पोर्टेड हुकूमत, बुज़दिल लोगों, इम्पोर्टेड हुकूमत वालों, आओ। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा ट्विटर पर इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर और लेकर रहेंगे आज़ादी जैसे ट्रेंड्स इस्तेमाल करते रहे। अपने ट्वीट्स में बार बार इम्पोर्टेड हुकूमत और इम्पोर्टेड फैसले जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते रहे। इस ट्रेंड के जरिए एक झूठी कहानी के हक में अवाम की जहन साजी की जाती रही और असद उमर इस ट्रेंड का क्रेडिट लेते नजर आए। हमारा जो ऑफिशियल ट्रेंड है वो है क्या, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ट्रेंड है। आज तक कोई पाकिस्तान में ट्विटर की तारीख में इसका अशर अशीर भी नहीं गुजरा। और ये आपको पता है कि दुनिया के टॉप ट्रेंड्स में 5 दिन में 3 दफ़ा आया और एक दफ़ा ये नंबर 1 पे दुनिया के ट्रेंड में पहुंचा। 60 लाख के करीब लोग ट्वीट कर चुके हैं। यानी वाज़ेह है कि इमरान खान के जिस बयानिए पर असद उमर को खुद यकीन नहीं था, उन्हें अंदाज़ा था कि यह गलत बयानी है, उसकी बुनियाद पर वो अवाम को मुसलसल गुमराह कर रहे थे। और आज इमरान खान ने खुद अमरीकी साजिशी बयानी से यूटर्न ले लिया है, सारा इल्ज़ाम जनरल बाजवा पर लगा दिया है। मगर पीटीआई से अकेले असद उमर ही नहीं थे जिनको बैरूनी साजिश के बयानी पर पूरी तरह यकीन नहीं था। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी कहा था कि मैं साजिश के हक़ाइक़ से मुत्तफ़िक नहीं हूँ, इसलिए चीफ जस्टिस से तहकीकात के लिए कहा। फिर आरिफ अलवी पर तनकीद हुई कि इमरान खान अमरीकी साजिश का बयानिया बना रहे हैं, मगर उन्हीं की पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सदर मुमलिकत इमरान खान के बयानी पर शक का इजहार कर रहे हैं, तो मुल्क के सदर को भी वजाहत देना पड़ी। उनकी तरफ से अगले दिन ही ये बयान सामने आया कि साइफर के हवाले से सदर के बयान को मुकम्मल तौर पर सियाक व सबाक से हटकर पेश किया गया। यानी सदर मुमलिकत को भी साजिशी बयानी पर शकूक व शुबहात थे, मगर उन्हें भी पार्टी दबाव की वजह से वजाहत देना पड़ी। मगर खुद देखिए कि सदर आरिफ अलवी के बयान में कुछ भी सियाक व सबाक से हटकर नहीं था। इस साइफर के इशू में बहुत नुकसान हो नहीं होने भी चाहिए। और खुद पार्टी के लिए भी हुआ है। मैंने तो वो खत चीफ जस्टिस को भेजा। आई एम कन्विंस्ड कि इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। आई एम नॉट कन्विंस्ड ऑन द फैक्ट कि साजिश हुई, मगर मेरे शुबहात हैं अच्छा कि तहकीक हो। इसके अलावा असद उमर 9 मई के हवाले से अब जाकर ये बता रहे हैं कि वो उस 6 रुकनी कमेटी में शामिल ही नहीं थे जो इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी की सूरत में पार्टी चलाने के लिए बनाई थी। लिहाजा उन्हें नहीं पता कि 9 मई के हवाले से क्या हिकमत अमली बनाई गई थी। इमरान खान की हिकमत अमली से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, मैं पहले से इख्तलाफ कर रहा था। जिस तरफ पहले चीज़ें जा रही थी वो 9 मई को हमें होता हुआ नजर आया। जो स्ट्रैटेजी हम इस वक्त फॉलो कर रहे हैं, और वो इमरान खान लीडर हैं, उनका सवाबदीद है, वो जो मर्जी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना चाहे करे, मैं उससे एग्री नहीं करता। 9 मई के बाद आप इख्तलाफ कर रहे थे या 9 मई से पहले से। लेकिन जो चीजें हम बात पहले कह रहे थे कि जिस तरफ जा रही हैं चीजें, वो हमें 9 मई को होती हुई नजर आई। चाहे उसके अंदर कंस्पिरेसी वाला एलिमेंट भी शामिल हो, फायदा भी लोगों ने उठाया, मैं वो भी शामिल कर लूं, लेकिन कुछ हो रहा था मुल्क में जो हमें मई 9 होता हुआ नजर आया। डू यू थिंक आप लोगों ने 9 मई को मिसमैनेज किया? आपकी बात सुन के मुझे पहली चीज ये लगती है कि जैसे ये तो होना ही था जी, जो 9 मई को हुआ। हाँ। मगर यही असद उमर 9 मई को जब इंटरव्यू दे रहे थे तो 9 मई के वाक़यात का दिफा कर रहे थे, उसे साजिश करार दे रहे थे और दलीलें दे रहे थे।
एक तो है बहुत बड़ी तादाद में आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ के पास इतने वर्कर हैं जो इस वक्त आपको सड़कों में नजर आ रहे हैं पाकिस्तान की अवाम निकली हुई है, तो वो किसी पार्टी की तंजीमी स्ट्रक्चर के कंट्रोल में भी नहीं है। तो हर काम हमें ये लगता है कि कुछ एक्शन ऐसे हो रहे हैं, आग लगाई जा रही है, तोड़ फोड़ की जा रही है, जो जान के प्री प्लान की जा रही है ताकि उसका मलबा तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर डाला जा सके। यहाँ भी वाज़ेह है कि असद उमर जो आवाम को 9 मई को बता रहे थे वो खुद भी उस पर यकीन नहीं रखते थे, मगर आवाम को गुमराह कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे फवाद चौधरी और बाकी रहनुमाओं ने किया। फवाद चौधरी ने 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में तहरीक इंसाफ छोड़ दी और उन वाक़यात की मजम्मत भी कर दी, लेकिन फवाद चौधरी उन अफराद में शामिल थे जो इस वाक़े के बाद भी उसका दिफा कर रहे थे और उसका जवाब पेश कर रहे थे। 10 मई को फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि मैंने तो कल ही कहा था कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो ऐसी तहरीक चलेगी जिसका कोई लीडर नहीं होगा, और आज ये तहरीक शुरू हो गई है। मगर आज इसी तहरीक को गलत करार देकर फवाद चौधरी पीटीआई और इमरान खान से अलग हो चुके हैं और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। यानी जिस बात पर वो खुद यकीन नहीं रखते थे उस पर आवाम को भड़का रहे थे, और आज कारकुन जेलों में हैं और फवाद चौधरी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में हैं। इसके साथ साथ असद उमर ने कौमी असम्बली से पीटीआई के इस्तीफों के फैसले से भी खुद को अलग कर लिया है और ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि वो खुद शाह महमूद कुरैशी और 80% MNAs कौमी असम्बली से इस्तीफों के खिलाफ थे, लेकिन फवाद चौधरी सख्त हामी थे। MNA रेजिग्नेशन 80% के करीब MNAs जो हैं इस फैसले के खिलाफ थे। शाह महमूद खिलाफ थे, मैं खिलाफ था। फवाद चौधरी बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करते थे कि करना चाहिए। आज भी वो कहते हैं बेहतरीन फैसला था। एंड में फैसला हुआ और खान साहब ने फैसला भी बड़ा जबरदस्त किया, तो बहुत जबरदस्त उन्होंने 2 दिन सुनते रहे सबकी बात। एंड में बोलते हैं देखो मैं करने जा रहा हूँ रिजाइन, तो अपने करना है करो, नहीं करना ना करो, तो उस लिहाज से जमहूरी था वो। मगर दिलचस्प बात यह है कि असद उमर 80% MNAs के साथ खुद भी इस फैसले के हक में नहीं थे और इसे गलत हिकमत अमली समझते थे, लेकिन फिर भी पार्टी कारकुनों के सामने इस गलत फैसले को एक बेहतरीन फैसले के तौर पर पेश करने में आगे थे। और जब हुकूमत इस्तीफे कबूल नहीं कर रही थी तो उन्हें ताना दे रहे थे कि हुकूमत डरी हुई है। खौफ की हालत ये है कि हम इलेक्शन मांगने आ रहे हैं, हम इस्तीफे देने के लिए आ रहे हैं, हमारे MNAs आकर अपना इस्तीफा पेश करना चाहते हैं और वो खौफजदा होके डर के भाग के पता नहीं किधर छुप। और यही नहीं, रवां साल 17 जनवरी को स्पीकर कौमी असम्बली लिहाजा परवेज अशरफ ने असद उमर समेत तहरीक इंसाफ के 35 MNAs के इस्तीफे कबूल कर लिए, तो असद उमर ने खुशी का इजहार करते हुए ट्वीट किया कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि आखिरकार मेरा इस्तीफा कबूल किया, अब भाग ना जाना इलेक्शन से इम्पोर्टेड। यानी जिन इस्तीफ़ों के खुद खिलाफ थे अवाम के सामने उनकी मंजूरी पर खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे। इसी तरह असद उमर ने सूबाई असम्बलियों की तहलील पर भी खुद को पार्टी फैसले से अलग कर लिया है। उनका कहना है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील पर 99% अरकान असम्बली राज़ी नहीं थे और वो खुद भी इस फैसले के खिलाफ थे, और ये सारी बातें उन्होंने इमरान खान को भी बताई थी, लेकिन वो मुत्तफिक नहीं हुए। असेंबली डिसोल्यूशन पंजाब और केपी मैं याद मैं एक दिन 1-on-1 बैठा हुआ था, मैंने कहा खान साहब आपको यू रियलाइज के 99% ऑफ द MPs आर अगेंस्ट द डिसीजन, इसके खिलाफ हैं इस फैसले के। उन्होंने कहा नहीं 99% कैबिनेट मेंबर, मैंने कहा ना 99% MP असद में सबसे मिलता रहा हूं। मैंने कहा आपको क्या बोलते हैं, हमें क्या बोलते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ 99% खिलाफ है। उस फैसले की भी मैं खिलाफ था, मुझे अभी तक याद है मैंने कहा था धमकी के लिए बड़ा जबरदस्त आइडिया है, करना देना। लेकिन जब पंजाब असम्बली तहलील हो रही थी तो आवाम के सामने यही असद उमर इसके फ़वाइद गिनवा रहे थे और कह रहे थे कि पंजाब असम्बली तहलील होने के बाद पंजाब में दोबारा PTI की हुकूमत आ जाएगी और मज़ीद 4.5 साल के लिए हमारी हुकूमत होने की वजह से मरकजी इलेक्शन में नून लीग के टिकट पर लड़ने वाले उम्मीदवारों के हाथ बन जाएंगे। पंजाब के अंदर अभी इलेक्शन हो जाएगा, तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह ताला कामयाब होकर आ जाएगी, मेजॉरिटी तहरीक इंसाफ की आ जाएगी। उसके 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने के बाद एक इलेक्शन होने जा रहा है MNA की सीट का। नीचे लोगों को पता है कि तहरीक इंसाफ की सूबे में हुकूमत 4.5 साल अभी चलनी है। मुस्लिम लीग नून के टिकट पर लड़ने वाला तो MNA जो है वो उसको तो आप हाथ बांध देंगे मुकाबले के लिए। खुद किसी और बात पर यकीन रखते थे, अवाम को कोई और बात बता रहे थे। अपने इंटरव्यू में उन्होंने मजीद कहा कि वो हमेशा से मुज़ाकरात पर यकीन रखते थे। उन्होंने PDM से मुज़ाकरात के बारे में दलील दी कि तहरीक इंसाफ ने 1 करोड़ 68 लाख वोट लिए हैं, जबकि PDM की जमातों ने 2.25 करोड़ वोट लिए हैं। आप सियासी तौर पर नहीं कह सकते कि 2.25 करोड़ पाकिस्तानियों ने जिनको वोट डाला है उनके साथ सियासी बात करने के लिए नहीं बैठूंगा। 1 करोड़ 68 लाख बंदे ने वोट डाला तहरीक इंसाफ को 2018 में, लेकिन PDM की जमातें जो है ना उन्होंने इज्तिमाई तौर पे मिलकर 2.25 करोड़ वोट लिया हुआ है। आप ये सियासी तौर पर नहीं कह सकते कि 2.25 करोड़ पाकिस्तानियों ने जिसको वोट डाला है उसके साथ मैं सियासी मसाइल हल करने के लिए नहीं बैठूंगा, मैं बात नहीं करूंगा।
और दिलचस्प बात यह है कि जब इमरान खान कहते थे कि मैं इन सियासी जमातों से नहीं बल्कि आर्मी चीफ से बात करूंगा और वो आर्मी चीफ से मुल्क में गैर आइनी मुदाखलत करके इलेक्शन कराने का मुतालबा करते थे, तो असद उमर उसे भी आइनी मुतालबा करार देते थे। इस बात का जिक्र किया गया कि आर्मी चीफ के साथ मुलाकातें हुई, वो क्यों हुई, और साथ साथ ये भी बात की गई कि फ़ौज अपने आइनी किरदार के अंदर रहना चाहती है। लेकिन इन मुलाकातों के अंदर गैर आइनी मुतालबा क्या किया? जो मुतालबा है वो सारी कौम के सामने एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा इमरान खान दोहरा चुके हैं। छल सवाए नए इलेक्शन के कुछ नहीं। अब आप सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करना चाहते, लेकिन इसमें तो कोई दो राय ही नहीं ना कि आप एक बहुत ज़्यादा असर रखते हैं। तो आपसे ये कहना कि आप अपना असर व रसूख इस्तेमाल करें ताकि पाकिस्तान इस सियासी बहरान से निकल सके, ये आपको इससे ये तो हो सकता है कि इत्तेफाक ना हो, लेकिन ये गैर आइनी किसी तरीके से भी नहीं है। तो यही नहीं, हालिया इंटरव्यू में असद उमर ने नवाज शरीफ की नाअहली पर भी बात की और उनकी सज़ा को जायज़ और दुरुस्त करार देने में हिचकिचाहट का मुजाहरा किया और कहा कि मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ। सियासतदान का फैसला जो है ना वो अवाम करती है। नवाज शरीफ लीगली माइनस हो गए, मुस्लिम लीग नून ने फिर आपका क्या ख्याल है, ठीक माइनस हुए? 1 करोड़ मुझे नहीं पता, वो उसकी भाई मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ। लॉ के मुताबिक अगर हुए थे तो ठीक हुए थे। हालांकि पनामा केस में नवाज शरीफ की सज़ा पीटीआई की हर कैंपेन का हिस्सा रही। इसी की बुनियाद पर पीटीआई बयानियां बनाती रही, खुद असद उमर भी उसको फैलाते रहे। तमाम पाकिस्तानियों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। यकीनन एक तारीखी दिन है ये, तारीखी इसलिए कि इंशाअल्लाह ताला आज से एक नए पाकिस्तान का इब्तिदा होगी। ऐसा पाकिस्तान जहाँ अवाम की हुक्मरानी हो, आइन की हुक्मरानी हो, किसी एक ख़ानदान की हुक्मरानी ना हो। ये पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान की तारीख के अंदर कि एक वज़ीर आज़म के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात आए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेंच ने हियरिंग की, GIT बनाई, तहकीकात हुई शफाफ, और उसके बाद एक आइनी अमल के तहत एक आइनी इदारे ने उनको रुख्सत किया। इसलिए ये वाकई में तारीखी दिन है। असद उमर अपने इस इंटरव्यू के बाद खामोश हो गए हैं। पीटीआई उन पर सख्त तनकीद कर रही है और इतलात हैं कि इमरान खान भी असद उमर से शदीद नाराज़ हो गए हैं। हमने कल भी असद उमर को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी थी, उन्हें आज भी प्रोग्राम में बुलाया है, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया है। अब ना वो मीडिया पर आ रहे हैं, ना फवाद चौधरी, ना अली जैदी और ना ही दीगर रहनुमा, मगर ये सब वादे कर रहा है कि कैसे इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के रहनुमा अवाम में झूठ फैलाते रहे, उनके जज्बात उभारते रहे और जिन बातों पर खुद यकीन नहीं रखते थे उन बातों पर अपने कारकुनों, वोटर सपोर्टर को गुमराह करके सड़कों पर ला रहे थे। यहाँ तक कि जस्टिस काजी फ़ाइसा के खिलाफ रेफरेंस के मामले पर भी तहरीक इंसाफ का गलत बयानिया एक्सपोज हो चुका है और वो बयानिया था कि जिसकी बुनियाद पर पीटीआई हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के एक मौजिज़ जज को टारगेट किया, उन पर इल्ज़ामात लगाए, उनके खिलाफ कैंपेन चलाई। मगर अब खुद इमरान खान और सदर आरिफ अलवी की गवाही सामने आ चुकी है कि जस्टिस काजी फ़ाइसा के खिलाफ रेफरेंस गलत था, ये किसी और के कहने पर किया और इसका मकसद कुछ और था। गुज़िश्ता माह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के दौरान एक सहाफ़ी ने इमरान खान से सवाल किया कि क्या जस्टिस काजी फ़ाइसा के खिलाफ रेफरेंसेस सुप्रीम कोर्ट में तकसीम नहीं हुई, तो इमरान खान ने जवाब दिया कि काजी फ़ाइसा के खिलाफ रेफरेंस कहाँ से आया होगा, काजी फ़ाइसा के खिलाफ रेफरेंस फैज़ हमीद से भी ऊपर से आया था। हमें तो बताया जाता था कि कानून सबके लिए बराबर है, फ़ाइसा से भी जवाब लेना है। बाद में हमें अंदाज़ा हुआ कि इसका मकसद तो कुछ और था। अब दिलचस्प बात यह है कि इस मुल्क के सदर ने भी जैसे काजी फ़ाइसा के मामले पर आवाम को वैसे ही गुमराह किया जैसे इमरान खान ने किया, और जब इमरान खान जैसे काजी फ़ाइसा के खिलाफ रेफरेंस से मुतालिक अपनी पोजीशन से पीछे हट गए तो सदर आरिफ अलवी भी अपनी पोजीशन से पीछे हट गए और कह दिया कि अगर इमरान खान कह रहे हैं कि उन्हें यह नहीं करना चाहिए था तो मुझे भी ये नहीं करना चाहिए था। ये आया प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ एवरीथिंग के ने भेजा मुझे कि जी ये है, ये सिचुएशन है और इसका क्या करें, तो द बेस्ट ऑप्शन इज कि इसका जो फोरम है उसमें भेज दिया जाए। ओनली लीगल फोरम इज सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? दैट्स नॉट अंडर कंटेस्ट। What's wrong? तो फिर what are you asking? The problem is sir कि आपने अपना माइंड अप्लाई किया, अपना माइंड अप्लाई किया कि this requires investigation. So what's wrong with that? What's wrong with that? अब देखिए क्या कह रहे हैं। वज़ीर आज़म के पास से आया था, अगर वो समझते हैं कि ये उनको नहीं करना चाहिए था तो जाहिर है जब मेरे पास आया तो मुझे भी नहीं करना चाहिए था। और फिर आज इमरान खान रूल ऑफ लॉ और आज़ाद अदालतों के दावेदार हैं। इसके अलावा जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो उस वक्त के वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने जैसे काजी फ़ाइसा पर सख्त तनकीद की थी और अपने ट्वीट में लिखा था कि एक हफ्ते से सुप्रीम कोर्ट के एक अंडर ट्रायल जज की तकरीरें सुन रहे हैं, अगर जवाब दिया तो दुख हुआ से तौहीन होगी के भाषण आ जाएंगे। मोहतरम, अगर आपको भी अपने गॉड फादर इफ्तिखार चौधरी की तरह सियासत का शौक़ है तो मुस्ताफ़ी होकर काउंसलर का इलेक्शन लड़ लें, मकबूलियत और कबूलियत दोनों का अंदाज़ा हो जाएगा।
इस तरीके से आवाम को गुमराह किया जा रहा था। मगर अब जब जस्टिस काजी ईसा को रवा साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना है और उनसे मुतालिक इमरान खान समेत पूरी तरीके से आपने यू टर्न ले लिया है, तो फवाद चौधरी भी अपनी पुरानी पोजीशन भूल गए हैं और अपने एक हालिया इंटरव्यू में कहा था कि हमारा जस्टिस काजी ईसा के साथ एहतराम का ताल्लुक है, उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल ही नहीं करना चाहिए। हमारा फाइल ईसा साहब से भी एहतराम का ताल्लुक है और उस वक्त जो रेफरेंस गया था वो फ़रोग नसीम साहब लेके गए थे और फ़रोग नसीम साहब के किन इंस्ट्रक्शंस पे ले गए थे वो फ़रोग नसीम साहब को अच्छी तरह पता है। और मैंने तो उस वक्त भी कहा था कि हमें ये रेफरेंस फाइल नहीं करना चाहिए। और हुकूमत को जब जुडिशरी के ख़िलाफ़ इस तरह के रेफरेंसेस फाइल करती है तो लगता है कि हुकूमत दबाव में लाना चाहती है जजेस को। यानी कभी एक झूठ बोलकर एक बयानिया बना दिया तो कभी दूसरा झूठ बोलकर दूसरा बयानिया बना दिया। खुद पता था कि झूठ बोल रहे हैं मगर फिर भी अपने वोटर सपोर्टर को बेवकूफ़ बना दिया और आज बता रहे हैं कि वो पार्टी के अंदर इख्तलाफ करते थे तो मीडिया पे आकर आवाम को गुमराह क्यों करते थे, क्योंकि आज ये रहनुमा खुद अपनी अपनी सियासत बचाने की जंग लड़ रहे हैं मगर कारकुनों के वालिदैन अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ बचाने की जंग लड़ रहे हैं। तो हमें ब्रेक शामिल करें। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने और बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाने के लिए खुसूसी काउंसिल कायम की गई। इस बारे में बड़े बड़े दावे किए गए, यहाँ तक कि वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने इसे नया प्लान ए जबकि IMF को प्लान बी करार दिया। मगर मार्केट्स में गैर यकीनी बरकरार है क्योंकि सबकी नज़रें IMF प्रोग्राम की बहाली की तरफ हैं। आज भी 100 इंडेक्स 432 पॉइंट्स गिरा और ख़ुद हुकूमत भी बयान तो दे देती है मगर फिर IMF प्रोग्राम की बहाली की कोशिश करती नजर आती है। आज फिर खबर सामने आई कि वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने अमरीकी सफ़ी डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात की है और एक बार फिर अमरीका से IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए दरख्वास्त की है। जबकि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट समिट में शिरकत के लिए पेरिस पहुँच गए हैं। जबकि ज़राए का कहना है कि इस दौरे में वज़ारत ख़ारजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की IMF की MD से मुलाकात करवाने के लिए कोशिश कर रही है। सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज राना, बहुत शुक्रिया। प्लान ए प्लान बी की बातें भी, फिर IMF बहाली की कोशिश भी, क्या हो रहा है, क्या हुकूमती ज़राए कह रहे हैं? 30 जून 2023 तक तो उम्मीद हुकूमत को होगी, लेकिन अपेरेंटली जो तमाम जो इनकी उम्मीदें थीं या जो इनका होमवर्क था वो नहीं काम कर सका। आउटस्टैंडिंग चीज़ें अपनी जगह पे खड़ी हुई हैं। बेशक प्राइम मिनिस्टर साहब वो फॉरेन एम्बेसडर से मुलाकात कर लें, मैनेजिंग डायरेक्टर से भी वो मुलाकात कर लें, US एम्बेसडर से भी आज मुलाकात हो गई, इससे मसला हल नहीं होगा। मसला वहीं पर खड़ा हुआ है। 2-3 जो बड़ी चीज़ें हैं कि एक्सटर्नल जो आपकी फाइनेंसिंग है $6 अरब की वो आज भी पूरी नहीं है। दूसरा इसके अलावा जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसके हवाले से जो खदशात हैं IMF के अपनी जगह पे मौजूद हैं। बजट में अभी तक हुकूमत ने कोई तब्दीली नहीं की, ऑल्दो हतमी बजट तो अभी नेशनल असम्बली से पास नहीं हुआ, मे बी जुमा या हफ्ते को वो भी पास हो जाएगा, लेकिन अभी तक हुकूमत ने कोई इंडिकेशन ड्रॉप ऐसी नहीं की अदर देन जो एक प्रेस स्टेटमेंट आया था कि हम बजट को तब्दील करने के लिए तैयार हैं। उसके अलावा कोई ख़ास डेवलपमेंट है नहीं। तो अब लग नहीं रहा कि ये जो होगा आपका IMF का प्रोग्राम ये मुकम्मल होगा। लाइक 21 अदर प्रोग्राम ये भी आपका जो है इनकम्प्लीट ही ख़त्म हो जाएगा और $2.6 अरब की जो उसका अमाउंट थी आउटस्टैंडिंग वो पाकिस्तान को नहीं मिलेगी। पाकिस्तान को तो फिर $3.9 बिलियन के ऊपर ही गुजारा करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन है। अब लग तो ऐसे रहा था कि हुकूमत जो है गुड कॉप और बैड कॉप वाली पॉलिसी अपनाए हुआ है, क्योंकि मुझे चंद माह से लग रहा था कि वजारत ख़जाना कोई इतनी इंटरेस्टेड अब नहीं रही IMF का प्रोग्राम करने में। वरना मेरा नहीं ख्याल कि $2 अरब के नए कर्जे लेना कोई इतनी बड़ी बात हुकूमत के लिए होती है। अगर वो $3 से $4 बिलियन अरेंज कर चुके थे जिसमें $3 बिलियन की तो एश्योरेंसेस आपके सामने है, $1 अरब उनका और ख्याल था प्लान इन प्लेस है, तो $2 अरब भी लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मुझे लग ऐसे रहा है कि हुकूमत के अंदर एक ऐसा हल्का था वो ये नहीं चाह रहा था कि IMF का जो प्रोग्राम है वो हो जाए। अच्छा, जो हुकूमत ने कमेटी बनाती है, ज़ाहिर आर्मी चीफ भी उसमें शामिल हैं, फ़ौज की अच्छी खासी उसमें शमूलियत मौजूद है। हुकूमत का दावा है कि $20 से $25 अरब 3 ममालिक दे देंगे, $112 अरब तक के दावे कर रहे हैं। ये सोने ख्वाब दिखा रहे हैं या कहीं ना कहीं से कोई कमिटमेंट है? इसको दो तरीकों से इसको देखने की ज़रूरत है शाहजेब साहब। नंबर 1, क्या इसके जो मोटिव्स हैं काउंसिल के वो अच्छे हैं? मोटिव्स इसके बिल्कुल अच्छे हैं। क्या इसके जो मोटिव्स और ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने एक्सप्लेन किए हैं, क्या वो जो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं जिसकी वजह से गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं आ सकती उसको एड्रेस करते हैं? बिल्कुल उसको एड्रेस करते हैं। क्या ये इनका ये काम है, इनको ये काम करना चाहिए? इसके ऊपर सवाल हो सकता है। अब बात कर लेते हैं क्या जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं कि $20 से $25 बिलियन
की अश्योरेंसेज हैं, ये इतना आसान नहीं होता। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जो इनका प्लान है, कुछ 13 लाख एकड़ जो अराजी है उसको एक कॉर्पोरेट फार्मिंग के ज़रिए उसमें उस पर एग्रीकल्चर करना चाह रहे हैं और जो कंट्री की फूड सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करना चाह रहे हैं। इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है कि कुछ ममालिक हैं जिसमें कतर है, मुत्तहदा अरब अमारात है, गालबन कुवैत भी है और एक आध कोई और गल्फ़ की कंट्री है, जिनकी ये ख्वाहिश है कि उनकी जो अजनास की ज़रूरियात हैं, उनकी जो ग़ज़ा की ज़रूरियात हैं वो पाकिस्तान से पूरी हों, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट भी लगाना चाह रहे हैं। मसला यहाँ पे ये है कि जो वन विंडो की बात की जाती है, जिसकी कह के बिलियंस ऑफ रुपीज़ की ये उसकी ऊपर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, ख़र्चा भी करते हैं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है आपके पास, बाकी इदारे अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, इफेक्टिवली कुछ हो नहीं रहा। वन विंडो कह के बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में आपका गैर मुल्की सरमायाकार आ तो जाता है, उसको जो सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए उसके जो डॉक्यूमेंट है वो दोबारा वजारत दाखिला में जाते हैं, वहाँ पे फिर पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो उन डॉक्यूमेंट्स को वेट करती हैं, फिर वो एनओसी देती हैं या रिफ्यूज़ कर देती हैं। इसी तरीके से जो सूबाई अप्रूवल्स हैं, एंडोर्समेंट्स हैं, एनओसीज़ हैं, वो अपनी जगह पे रहते हैं। तो इन प्रिंसिपल तो इनका आइडिया यही है ना कि एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी हो, वो उसको प्रोजेक्ट को देखे, वो एग्जीक्यूटिव कमेटी को बेचे, एग्जीक्यूटिव कमेटी उसको रिफाइन करके जो एपेक्स बॉडी है उसके ऊपर ले जाए, तो वहाँ पर तमाम चीफ मिनिस्टर्स बैठे हों, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बैठे हों और प्राइम मिनिस्टर बैठे हों, तो वो उसको एक फास्ट ट्रैक के ऊपर उसको ले जाके उसका अप्रूवल करके तो वो जो मनसूबे लग जाएंगे। ये बिल्कुल कागजों में तो एक्सीलेंट प्लान है, लेकिन जब वो कंसर्न विंग में जाएगा, कंसर्न डिवीजन में जाएगा, कंसर्न सेक्शन ऑफिसर के पास जाएगा, वो इसको कैसे देखेगा वो इंपॉर्टेंट है। हमने माजी में देखा है पिछले 4 साल में जो हुकूमत थी पीटीआई की कि हमारा जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर था वो तमाम तर कोशिशों के बावजूद उसके ऊपर 1 इंच भी बात आगे नहीं बढ़ी। आपने एक सीपैक अथॉरिटी बना के देख ली, आपने एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर को उसका हेड बना के देख लिया, बाकी काम करके देख ली, उससे मसला हल नहीं हुआ। ये 2 आपके सामने अप्रोचेज हैं, या तो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम उसके फ्लॉज जो है उसको आप ठीक कर लें, या फिर आप एक नया स्ट्रक्चर खड़ा कर दें। पैरेलल जब आप स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे तो मेरे ख्याल में वो इतना जो है वो कामयाब नहीं होता, क्योंकि फिर ये पर्सनैलिटीज़ ड्रिवन चीज़ होती है, पर्सनैलिटीज़ हट जाती हैं तो मामला वापस उसी जगह पे आ जाते हैं। बट अभी हतमी तौर पे हम कुछ कह नहीं सकते, नई कौंसिल है, देखते हैं ये आगे कैसे काम करती है। बहुत शुक्रिया। एक और अहम खबर है वो आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में होली का त्यौहार का जश्न मनाया गया। ये त्यौहार हिंदू तलबा की तरफ से मनाया गया, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा ने हिस्सा लेकर पाकिस्तान में सकाफ़ती और मजहबी रवादारी का पैगाम दिया। मगर इस तकरीब के कुछ दिन बाद हायर एजुकेशन कमीशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाइस्ता सुहेल ने एक मुबहम नोटिफिकेशन जारी किया, जो न सिर्फ मंतक पर पूरा नहीं उतरता बल्कि मजहबी रवादारी, सकाफ़त, तालीम और बराबरी की बुनियाद पर शहरियों की शराकत के हवाले से रियासती सोच की अक्कासी करता है। उस दकियानूसी सोच की अक्कासी करता है जिसने इस जदीद दुनिया में पाकिस्तान को बिल्कुल आइसोलेट करके रख दिया है। हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लिया गया, मगर ये नोटिफिकेशन कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में होली की तकरीब के कुछ दिन बाद जारी हुआ है। और हमने ये नोटिफिकेशन जारी करने वाली हायर एजुकेशन कमीशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाइस्ता सुहेल को प्रोग्राम में आने की दावत दी, मगर वो नहीं आई। नोटिफिकेशन के मुताबिक ऐसी सरगर्मियों को देखना अफसोसनाक है जो हमारे समाजी और सकाफती इक़दार से मुकम्मल मुनक़ता होने के और मुल्क की इस्लामी शनाख्त को मिटाने की तस्वीर कशी करती हैं। HEC ने अपने नोटिफिकेशन में मजीद कहा है कि ऐसी ही एक मिसाल जो तशवीश का बाइस बनी वो हिंदू त्यौहार होली के मौके पर जोशो खरोश के मुजाहरे से मुताल्लिक थी। एक यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से बड़े पैमाने पर रिपोर्ट होने वाले इस वाक़े ने खदशात को जन्म दिया और मुल्क के इमेज को नुकसान पहुँचाया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कि सकाफती, लिसानी और मजहबी डाइवर्सिटी एक रवादार मुआशरे की तरफ ले जाती है जो तमाम अकायद का एहतराम करती हैं, लेकिन उसे हद के अंदर रहते हुए एक नफ़ेतुल अंदाज में करना चाहिए और तालिब इल्मों को उन खुद गर्जाना मफादात से मुताल्लिक आगाह करने की ज़रूरत है जो उन्हें अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक इसलिए तमाम आला तालीमी इदारों को ये एडवाइस किया जाता है कि वो खुद को ऐसी सरगर्मियों से दूर रखें जो मुल्क की शनाख्त और समाजी अक़दार से मुताबिकत नहीं रखती। एक तरफ हम ये गिला करते हैं कि दुनिया के मुकाबले में हम तालीम में बहुत पीछे हैं, तो दूसरी तरफ हायर एजुकेशन कमीशन जो तालीमी इदारों को रेगुलेट करता है वो जाली रिसर्च पेपर्स को रोकने के बजाय, जाली PhD होल्डर्स की रोकथाम के बजाय, तालीमी मयारात को ऊपर लेकर जाने के बजाय मुल्क की शनाख्त के नाम पर पाबंदियाँ लगाने में मसरूफ़ है। अब हायर एजुकेशन कमीशन के मुताबिक जिस तरीके से इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में होली मनाई गई वो हमारी कौमी शनाख्त को मिटाती है, मगर शायद मुल्क के आला तालीमी इदारों को रेगुलेट करने वाले इदारे हायर एजुकेशन कमीशन को ये अंदाज़ा नहीं है कि हिंदू भी बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तान के शहरी हैं जिस तरीके से मुसलमान
उसके शहरी हैं। और हिंदू बिरादरी के त्यौहार, उनकी सकाफत, उनकी ज़बान और उनके रस्म व रवाज भी पाकिस्तानी शनाख्त का हिस्सा हैं। तो उनके त्यौहार को मनाना कैसे मुल्क की शनाख्त को मिटाने के मुतरादिफ है। जब हिंदू इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी जैसे वज़ीर आज़म भारतीय पार्लियामेंट में कुरान की तिलावत सुनते हुए नजर आते हैं तो हम उस पर खुशी का इजहार करते हैं। लेकिन कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के वो तलबा जो एक दिन खुलकर एक त्यौहार मना रहे थे, उनके हवाले से हम कहते हैं कि वो मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। जब मगरबी ममालिक का कोई सदर या वज़ीर आज़म इस्लामी त्यौहार मनाता है तो हम फ़ख्र करते हैं, खुश होते हैं। जब अमरीकी सदर ट्रंप वाइट हाउस में अफ्तार का डिनर करते हैं, एहतमाम करते हैं, तो हम खुशी का इजहार करते हैं। लेकिन जब हमारे अपने ही मुल्क में अपने हिंदू शहरियों का एक त्यौहार मनाया जाता है तो हम उसे मुल्क के इमेज को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ करार देते हैं। क्या ये हमारी शनाख्त को बचाने का तरीका है या ये मुनाफ़क़त और अदम तहफ़्फ़ुज़ की अक्कासी करता है? साथ ही सबसे आम सवाल यह है कि किसी इदारे या किसी ब्यूरोक्रेट को ये इजाज़त किसने दी है कि वो अपनी सोच के मुताबिक समाजी इक़दार की तारीफ़ करके और मजहबी उसूलों की तारीफ़ करके किसी चीज़ पर पाबंदी लगा दे या बग़ैर किसी बहस के आमराना तरीक़े से एक नोटिफिकेशन के ज़रिए उसे महदूद कर दे। और हायर एजुकेशन कमीशन कैसे ये डिक्टेट कर सकता है कि मुल्क की शनाख्त क्या है, मुल्क की समाजी इक़दार क्या है, मजहबी रवादारी कितनी और क्या होनी चाहिए। मगर बात इस नोटिफिकेशन तक महदूद नहीं है, बल्कि उस रियासती रवैये की है जो चंद लोगों के मिजाज और नज़रियात के तहत चलता है, जिसने इस मुल्क की सियासत, इस मुल्क की मईशत, इस मुल्क की सकाफत को तबाह करके रख दिया है। जब भी इस मुल्क के एक मखसूस तबके को अपने मफादात और नज़रियात के तहत कोई चीज़ बुरी लगती है तो वो मुआशरती इक़दार और मजहबी उसूलों का नाम लेकर उस पर पाबंदी लगा देते हैं। तालीम का रोना रोते हैं मगर सोचने पर मजबूर करने वाली किताबों पर पाबंदी लगा देते हैं। और फिर उस घुटन ज़दा माहौल से जब मुआशरे में शिद्दत पसंदी फैलती है तो फिर हम उस शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी का रोना रोते हैं। और फिर उस इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ जब मलाला यूसुफ़ज़ई जैसी लड़की मुज़ाहमत की शक्ल इख्तियार करती है तो हम उसे एजेंट करार दे देते हैं। वो जब किताब लिखती है जिसे दुनिया भर में पजीराई मिलती है, पढ़ा जाता है, सराहा जाता है, तो कुछ अनासिर हमारे मुल्क में उसके ख़िलाफ़ भी प्रोपेगेंडा करते हैं और उस पर पाबंदी लगाने की कोशिश करते हैं। दुनिया की सैर व सयाहत और तफरीही इंडस्ट्री को हम रश की निगाह से देखते हैं, लेकिन अपने मुल्क में उसे पनपने की इजाज़त नहीं देते। फिल्में जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बनती हैं, मुआशरे की अक्कासी करती हैं, उन पर भी हम मुआशरती इक़दार और मजहबी उसूलों के नाम पर पाबंदी लगा देते हैं। जॉयलैंड, ज़िंदगी तमाशा और मालिक जैसी मुतादिद ऐसी फिल्में हैं जिन पर हमने अपने खुद साख्ता मुआशरती इक़दार के नाम पर पाबंदियाँ लगाई। और फिर हम ये रोना भी रोते हैं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री दुनिया के मुकाबले में इतना पीछे क्यों रह गई है। इसी तरह सूबा पंजाब की सकाफत में बसंत का त्यौहार, जिसे दहाइयों से ज़ोरदार मौसीकी के साथ वहाँ के लोग जोशो खरोश से मनाते थे, लेकिन जब पतंग के मांझे की धार तेज़ करने के लिए कुछ ऐसा मवाद इस्तेमाल होना शुरू हुआ जिससे हादसात हुए, तो हमने उस किस्म के मवाद या मांझे पर पाबंदी लगाने के बजाय पतंगबाजी और बसंत के त्यौहार पर ही पाबंदी लगा दी, जिससे ना सिर्फ लोग तफरी से महरूम हो गए बल्कि हज़ारों ख़ानदानों का रोज़गार भी मुतासिर हो गया। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में से एक है जहाँ की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। हम आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी हैं, यानी आबादी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, वसाइल तेज़ी से कम हो रहे हैं, हुकूमतें आती हैं चली जाती हैं, आबादी को कंट्रोल करने का दर्ज देती हैं, लेकिन ग्राउंड पर सूरत हाल ये है कि आबादी को कंट्रोल करने के हवाले से कॉन्ट्रासेप्टिव्स के इश्तिहार पर 2016 से पेमरा ने मुकम्मल पाबंदी लगाई हुई है। और पाबंदी का जवाब ये दिया था कि बच्चों के सामने इन प्रोडक्ट्स के आया होने से तशवीश पाई जाती है, यानी कोई मसला हो जो दुरुस्त भी हो सकता है, उसके हल के लिए उस चीज़ को रेगुलेट करने के बजाय हम मुकम्मल पाबंदी लगा देते हैं। दुनिया भर में ऐसे इश्तिहारात को रेगुलेट किया जाता है, मगर हमने इस पर ब्लैंकेट पाबंदी आयद कर दी है। सिर्फ यही नहीं, रवा साल फरवरी में इस्लामाबाद के F9 पार्क में एक खातून के साथ रेप हुआ, जिसे मीडिया ने रिपोर्ट भी किया, लेकिन पेमरा ने उसकी कवरेज पर पाबंदी लगा दी और ये जवाब दिया कि कुछ चैनल्स में मुतासरा खातून की शनाख्त जाहिर की गई है, इसलिए इसकी कवरेज पर ही पाबंदी लगा दी जाती है। यानी शनाख्त जाहिर करने वाले मीडिया चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय एक अफसोसनाक वाक़े पर रिपोर्टिंग से ही रोक दिया गया, जिससे ना सिर्फ इदारों पर उठने वाले सवालात रुक गए बल्कि अवाम तक मालूमात पहुँचने का अमल भी रुक गया और काम हो गया। इसी तरह हमारे मुल्क में लोग सऊदी अरब जैसे मुल्क की मिसालें देते हैं, वहाँ के इस्लामी इक़दार की तारीफ़ें करते हैं, लेकिन सऊदी अरब जब खुले मुआशरे की तरफ बढ़ रहा है, तफरीही मामलात पर पाबंदियाँ ख़त्म कर रहा है, टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है, जिद्दत की तरफ बढ़ रहा है, तो हम मज़ीद पाबंदियों पर पाबंदियाँ लगाकर ख़ुद को बैनिस्तान का लक़ब दे रहे हैं। हम मजबूत मईशत की बात करते हैं, लेकिन सस्ते दामों पर जब कोई चीज़ हमें अपने हमसाया मुल्क से मिलती है तो हम अपने सियासी मामलात की वजह से दरामदात पर पाबंदियाँ लगा देते हैं। चीन और भारत में लड़ाई रहती है, तिजारत भी चलती है, मगर हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा सियासी मसला बन गया है। इसी तरह हम IT सेक्टर को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन आए रोज़ किसी प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगा देते हैं, इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल कर देते हैं, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक की सर्विसेज मुअत्तल कर देते हैं। और ये सब कुछ कभी हम कौमी सलामती के नाम पर करते हैं, कभी समाजी और इस्लामी इक़दार के नाम पर करते हैं, बगैर ये सोचे कि इस्लाम तो एक ही है,
मगर दुनिया में कितने ऐसे इस्लामी ममालिक होंगे जिनकी मजहबी या सकाफती शनाख्त एक जैसी है। अरब के इस्लामी ममालिक की शनाख्त एशिया के इस्लामी ममालिक से मुख्तलिफ है, और तुर्किया की शनाख्त उसके पड़ोसी ममालिक से मुख्तलिफ है। अफ्रीकी इस्लामी ममालिक की शनाख्त इन सबसे मुख्तलिफ है, मगर कभी इस्लामी शनाख्त का सहारा लेकर तो कभी कौमी शनाख्त का सहारा लेकर हम पाबंदियाँ पर पाबंदियाँ लगाए जा रहे हैं और पीछे जाए जा रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।